वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। सॉरी यार, बहुत दिन से वीडियोस नहीं बन पाया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आइए शुरू करते हैं। कुछ मशगूलियात थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो हम लोगों ने 9th क्लास के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बात कर चुका था। हमारी बातें हो गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, चीज़ें होती है। क्या टॉपिक है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज द टॉपिक? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। कंजर्व का मतलब जितना पहले था उतना अभी है, उतना किसी वक्त भी होगा, किसी भी टाइम पे होगा। मतलब टाइम के साथ साथ चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो ज़ीरो होगा। मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। आइए समझते हैं। हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा बेटा? सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम, या फिर हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर एक्सटर्नल फोर्स हम ज़ीरो कर दें, सिग्मा एफ एक्सटर्नल क्या हो जाए? ज़ीरो, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी विल बी ज़ीरो। टाइम तो ज़ीरो होने वाला है नहीं, वैसे भी यहाँ ज़ीरो होगा तो ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। ये ज़ीरो तभी पॉसिबल है जब आपका न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाए, यानी कि डेल्टा पी आपका अगर ज़ीरो हो जाए तब जा कर के जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो क्या बोला कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो अगर हो जाए तो डेल्टा पी ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा पी क्या है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। यहां से क्या बात समझ में आ रही है कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम पर ज़ीरो हो जाए तो उस बॉडी का या उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहने वाला है। मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो क्या समझ में आया कि इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो देन द मोमेंटम of the system remains conserved। ठीक है, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है अगर क्या हो जाए? टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए। यानी कि किसी बॉडी पर अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, कोई फोर्स उस पर नहीं है या है भी तो टोटल फोर्स ज़ीरो हो जाए, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाए, तो हम कहेंगे कि सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहने वाला है। समझ में बात आ गई? बहुत ही सिंपल है। कैसे आया? क्योंकि हमने देखा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हम कह रहे हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ज़ीरो है। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ज़ीरो। डेल्टा पी बाई डेल्टा ज़ीरो तभी पॉसिबल होगा जब डेल्टा पी ज़ीरो होगा। और डेल्टा पी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। हाँ, तो डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। टाइम के साथ साथ मोमेंटम में चेंजिंग है, यानी कि मोमेंटम आपका चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो हो गया। चेंज इन मोमेंटम में ज़ीरो होने का मतलब मान लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम किसी बॉडी का मान लेते हैं P1 है, फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं P2 है। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? डेल्टा पी कितना हो गया? P2 माइनस P1 हो गया डेल्टा पी। P2 माइनस P1 ज़ीरो हो गया। P2 माइनस P1 ज़ीरो, डेल्टा पी ज़ीरो, P1 बराबर P2 हो गया। पता ये चला कि इनिशियल मोमेंटम बराबर हो गया फाइनल मोमेंटम के। मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं आई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं कि ये कहाँ इसका हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिजन, जो आपके सिलेबस में। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कॉलिजन। मान लेते हैं एक बॉडी मूव कर रही है, मास उसका m1 है,
कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मान लेते हैं वेलोसिटी u1 है। कुछ देर के बाद मान लेते हैं दूसरी बॉडी है, उसका जो वेलोसिटी मान लेते हैं u2 मीटर पर सेकेंड, u1 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि जो है u2 मीटर पर सेकेंड है। मास मान लेते हैं इसका m2 kg है, इसका मास मान लेते हैं m1 kg है। और ये हम मान के चल रहे हैं कि सपोज u1 जो है वो ग्रेटर है u2 से, जो u1 है दैट इज ग्रेटर देन u2। तो क्लियर बात है, एक ही स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी कम है, तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा। क्योंकि एक ही लाइन में बॉडी मूव कर रही है, एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है, तो जाहिर सी बात है जिसकी स्पीड ज़्यादा है कुछ देर के बाद वो बॉडी उसके साथ क्या कर जाएगा बेटा, कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा। क्लियर है? मान लेते हैं ये बिफोर कॉलिजन का मामला है ना, बिफोर कॉलिजन है ये। अब मान लेते हैं कॉलिजन हो गया, टकरा गया। दिस इज m1, दिस इज m2। इसकी स्पीड कितनी थी बेटा सॉरी u1 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड कितना बेटा, दैट इज u2 मीटर पर सेकेंड। दोनों क्या कर गया, कोलाइड कर गया, टकरा गया, कॉलिजन हो गया। कॉलिजन के बाद मान लेते हैं m1 की जो स्पीड है वो क्या हो गया, v1 मीटर पर सेकेंड, m1 की स्पीड, और m2 की स्पीड मान लेते हैं क्या हो गया, दैट इज v2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा विजुलाइज करो, समझने की कोशिश करो कि दो बॉडी मूव कर रही है, वो भी एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। एक की स्पीड मैंने क्या एज्यूम किया, u1 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी उसकी वेलोसिटी होगी। दूसरा जो बॉडी है उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसका मैंने मान लिया u2 मीटर पर सेकेंड, मे बी 15, मे बी 10, मे बी 5, वॉट एवर, जो भी वेलोसिटी है उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, 2 kg का हो, 5 kg का हो, 50 kg का हो, वॉट एवर द मास, मैंने उसका मास m2 kg मान लिया। और हम ये मान के चले कि साहब इसकी स्पीड ज़्यादा है, आगे वाले की स्पीड कम है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्लियर बात है, ये कॉमन सेंस कहता है, हम विजुलाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को कि पीछे वाला बॉडी जो है उसके साथ टकरा जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ये कोलाइड कर गया, कोलिजन हो गया। जो ही कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद हालात बदली, अगले वाले की स्पीड कुछ और है और दूसरे वाले की स्पीड कुछ और है। मान लेते हैं एक बाइक उधर से आ रहा है, उसके पीछे से दूसरी बाइक आ रही है, आगे वाले बाइक की कुछ स्पीड है, पीछे वाले बाइक की भी कुछ स्पीड है, आगे वाले बाइक की स्पीड कम है, पीछे वाले बाइक की स्पीड कम है, दोनों एक ही लाइन में चल रहा है। क्लियर बात है कि पीछे वाला बाइक ने आगे वाले बाइक को क्या कर दिया, ठग दिया। पीछे वाले बाइक ने आगे वाले बाइक को क्या कर दिया, टकरा गया उससे और कोलिजन हो गया। तो कहने का मतलब है जो ही कोलिजन हुआ तो जाहिर सी बात है आगे वाले जो बाइक वाला है उसकी स्पीड कुछ और होगी, गिर गया होगा, पड़ गया होगा, या फिर स्पीड कम हो गई होगी, या डायरेक्शन बदल गया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। पीछे वाले की भी स्पीड में कुछ ना कुछ फर्क आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है? विजुलाइज कराने की मैंने कोशिश की आपको। आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसकी स्पीड पहले u1 थी, अब स्पीड इसकी v1 हो गई। पहले कितना स्पीड था बेटा, u1 मीटर पर सेकेंड, अब स्पीड कितनी हो गई बेटा, v1 मीटर पर सेकेंड। पहले इसकी स्पीड कितनी है बेटा, u2 मीटर पर सेकेंड, अब स्पीड कितना हो गया बेटा, v2 मीटर पर सेकेंड। पता ये चला कोलिजन के बाद हम ये देख पा रहे हैं इसका स्पीड u1 से v1 हो गया, स्पीड बदल गया, वेलोसिटी चेंज हो गई। इसका भी स्पीड u2 से क्या हो गया बेटा, v2 हो गया, स्पीड चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई। स्पीड के बदलने को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी कि बॉडी एक्सेलरेशन पैदा हो गया, बॉडी एक्सेलरेट हो गई, ये भी बॉडी क्या हो गई, एक्सेलरेट हो गई। इसका भी स्पीड चेंज हो चुका है, वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई है। और हम जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन हुआ होगा तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम किया होगा। फर्स्ट लॉ ने यही कहा था कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई है। वेलोसिटी u1 था, v1 हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स। वेलोसिटी u2 था, वेलोसिटी v2 हो गई, देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? जो ही कोलिजन हुआ होगा तो इस बॉडी ने इसको फोर्स लगाया होगा, इधर मान लेते हैं F1, इसने भी इसको इधर फोर्स लगाया होगा, दैट इज F2। क्लियर है?
इसने इसको किधर दिया, F1 इधर, इसने इधर किसको दिया, F2 इधर। तो F1 जो है इस बॉडी पे लगा किस पे, M2 पे। F1 किस पे लगा, M1 पे। F1 किस पे लगा, M2 पे। F2 किस पे लगा, M1 पे। तो F1 इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करेगा, इसके अंदर पैदा करेगा, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F1 क्या हो जाएगा, M1 इंटू जो भी एक्सेलरेशन है A1 मान लेता हूँ, M1। A1 कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। वेलोसिटी कितना है इसका, V1। इसके पहले कितना था, U1। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, V1 माइनस U1 डिवाइडेड बाई T। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें F2 किधर लगा बेटा, इधर, तो F2 कितना हो जाएगा, that is again it will produce an acceleration that is m2a2। m2a2 कितना हो जाएगा, पहले इसका वेलोसिटी कितनी है, u2, अब वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टाइम। तो उतने ही टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसके अंदर इसकी F1 कितना हो गया, इतना, F2 कितना हो गया, इतना। लेकिन ध्यान देंगे कि F1 किधर लग रहा है, उधर, F2 किधर लग रहा है, इधर। तो पता है चला कि F1 और F2 तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, उधर वाले को पॉजिटिव, इधर वाले को नेगेटिव। और आप न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते हैं, इसने जितना फोर्स लगाया होगा वो भी उतना ही फोर्स लगाया होगा, सिर्फ फ़र्क और फ़र्क होगा तो डायरेक्शन में फ़र्क होगा। तो पता ही चला कि F1 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। ठीक है, F1 कितना है बेटा, M1 V1 माइनस U1 डिवाइडेड बाई टाइम जो भी था। F2 कितना है बेटा, माइनस M2 V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाई T। तो अब यहाँ से TT तो कैंसिल हो गया, M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। ठीक है, अब मैं ज़रा सा इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ ताकि आपको दोबारा मैं समझा सकूँ। अब यहाँ देखो M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर M2 V2 प्लस M2 U2। अब क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M2 U2 प्लस M1 U1। कि यहाँ तक समझने में मुझे लगता है दिक्कत नहीं है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। एक बॉडी मूव कर रही है U1 मीटर पर सेकंड से, दूसरी बॉडी मूव कर रही है U2 मीटर पर सेकंड से। दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हो गई V1 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड हो गई V2 मीटर पर सेकंड। स्पीड में चेंजिंग है, पहले कितना है U1, अब कितना हो गया V1। इसकी स्पीड में चेंजिंग है, पहले कितना है U2, अब कितना है V2। स्पीड चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम के साथ साथ, देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स। जाहिर सी बात है, जब कोलिजन किया होगा तो इस बॉडी ने उस पर F1 फोर्स लगाया होगा, तो उसने भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स लगाया होगा। और ये क्लियर बात मैंने आपको बताया था थर्ड लॉ में कि इसने जितना लगाया है वो भी उस पर उतना ही लगाने वाला है, केवल डायरेक्शन का फर्क है। तो F1 जो होगा माइनस F2 होगा, मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्क होगा तो किसमें फर्क होगा, डायरेक्शन में फर्क होगा। क्लियर है। तो F1 कितना है बेटा, M1 F1 का मैग्नीट्यूड V1 माइनस U1 बाई T, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली M2 V2 माइनस U2 माइनस, बिकॉज कि हम जानते हैं कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन जस्ट क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। M1 V1 माइनस M1 U1, TT कैंसिल हो गया, M1 V1 माइनस M1 U1, M2 V2 माइनस प्लस M2 U2, उठा के इसको उधर ले गया तो ये M1 U1 प्लस M2 U2 हो गया, इसको उठा के उधर ले गया M1 V1 प्लस M2 V2 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान दो, क्या M1 V1 प्लस M2 V2, M1 V1 दैट इज द मोमेंटम of this body and M2 V2 that is the momentum of this body after collision। तो हम कहेंगे this is the momentum after collision। क्या बोलेंगे बेटा, momentum of the system after collision।
क्या बोलेंगे इसको, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम momentum of the system after collision। ये क्या हो गया बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2, u1 स्पीड से चल रहा था कॉलिजन से पहले, है ना, दूसरा वाला u2 स्पीड से चल रहा था कॉलिजन से पहले, बोलो ना बेटा, है ना। इसका जो है मास m1 था, इसका मास m2 kg था। मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज द मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। क्या हो गया, दिस इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन। समझ रहे हो मेरे बच्चों। तो हमने क्या पाया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, हम यहाँ देख रहे थे कि देयर वाज नथिंग, नो बॉडी इज हियर विल एक्सर्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। ये तो सिस्टम का पार्ट है, इस बॉडी ने इस पे लगाया, इस बॉडी ने इस पे लगाया, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन ईच अदर। इस बॉडी ने उस पे लगाया, उस बॉडी ने उस पे लगाया, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने की वजह से हमने क्या पढ़ा कि चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा, मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। क्या पाए कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो मोमेंटम था, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था, दोनों बराबर मिला। क्या मिला, बराबर, बिल्कुल बराबर मिला। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा कि जब कोलिजन हुआ तो इसने उस पे लगाया, उसने इस पे लगाया, दोनों सिस्टम का पार्ट है। बोथ द बॉडीज आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, ईच बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, दे आर द इंटरनल फोर्स नॉट द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ था नहीं, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, जिसकी वजह से मोमेंटम कोलिजन से पहले जितना था, कोलिजन के बाद भी उतना ही हुआ। यही था ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर जीरो हो जाए, उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। किसी भी टाइम में जब मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम हमेशा बरोबर निकलेगा। जैसे कि हमने देखा, कोलिजन से पहले निकाला तो उतना ही आया, कोलिजन के बाद निकाला तो उतना ही आया, कुछ देर बाद भी मोमेंटम निकालेंगे तब भी मोमेंटम उतना ही होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे काम नहीं कर रहा है, सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जब बॉडी मूव कर रहा था, ये बॉडी मूव कर रही थी, जब कोलिजन हुआ होगा तो जाहिर सी बात एक फोर्स तो हमको नज़र आ रहा है, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। वो तो एक्सटर्नल फोर्स था सर, उसको आपने कहाँ छोड़ दिया। मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर एक जो फ्रिक्शनल फोर्स था उसको हमने क्या कर लिया, नेगलेक्ट कर दिया है। क्योंकि अगर उसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, है ना। तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर दिया बेटा, नेगलेक्ट कर दिया। क्लियर है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वरने तो फिर हमारा ये कम मामला नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या निकाला था, F1 इज इक्वल टू m1a1। तो F1 जो था दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस बॉडी टू दिस बॉडी। हाँ, नो डाउट फ्रिक्शनल फोर्स भी अगर हम कंसीडर करेंगे तो फ्रिक्शनल को ऐड करना पड़ेगा, तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, फिर मामला कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये मान के चला है कि जब कोलिजन हो रहा था तो हमने एक मान लिया है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो भी इफेक्ट होगा उसको हम फिलहाल नेगलेक्ट कर दिए हैं। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात थी कि किसी भी सिस्टम पर अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उस सिस्टम का मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है इसी नाम से, स्टडी अर्थ के नाम से, पश्चिम वाली SBI में। हाँ, हम लोग वहाँ पे 11th इंट्रेंस का भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, 9th इंट्रेंस का भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। किसी बच्चे को अगर मन करे, किसी को इंटरेस्ट हो कि हम ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकें, अभी हमारा 9th बैच चल रहा है 11 AMU इंट्रेंस का, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियोस पसंद आता है तो ज़रूर पसंद करें, ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।